हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड में पोलैरिटी और आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा डिसाइड होता है किससे? डाइपोल मूवमेंट से। यदि डाइपोल मूवमेंट जीरो है इसका मतलब आपका जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। यदि नॉन जीरो है इसका मतलब पोलर है। इसका मतलब क्या होगा? पोलैरिटी एंड आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू पाउलिंग डाइपोल according to Pauling, dipole moment is product of charge and distance between poles। क्या होता है बेटे? ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन पोल का प्रोडक्ट होता है। यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली डाइपोल मोमेंट को म्यू से। तो म्यू क्या होगा बेटा? म्यू इक्वल टू होगा क्यू इंटू डी। क्या होगा? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू आपका क्यू इंटू डी। यहाँ पे म्यू क्या है बेटा? म्यू आपका डाइपोल मोमेंट है, क्यू चार्ज है और डी क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यदि हम बात करें तो आपका म्यू क्या है बेटा? म्यू है आपका डाइपोल मोमेंट। क्यू क्या है? क्यू है आपका चार्ज। क्या है बेटा? चार्ज ऑन पोल्स। और डी क्या है? डी है डिस्टेंस बिटवीन पोल्स कह सकते हैं इसको, या उसको हम कह सकते हैं और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह सकते हैं। साथ ही इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ। सीधी बात है, जिस भी मॉलिक्यूल में हम डाइपोल मोमेंट मेजर कर रहे हैं उनमें दो पोल होगा, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ ही कहते हैं। तो ध्यान रखना, को चार्ज जो आप यूज करेंगे उसका वैल्यू यदि हम क्यू की बात करें तो क्यू होता है आपका 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। और आपको ध्यान रखना है डी जो यूज करना है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर यूज करना है। किसमें यूज करना है? सेंटीमीटर में। और जो आपका म्यू है यानी डाइपोल मोमेंट है उसको एक्सप्रेस किसमें करते हैं? यानी उसका यूनिट क्या है? तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? डी बाई। क्या होता है? डी बाई। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से। और 1 डिवाइस इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा? 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है डाइपोल मोमेंट के बारे में। क्या बता आपको? फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि डाइपोल मोमेंट वह प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से आप कोवेलेंट कंपाउंड्स में या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में आप पोलैरिटी और आयनिक कैरेक्टर की मतलब कि आयनिक कैरेक्टर पहचानते हैं कि उसमें आयनिक कैरेक्टर है या नहीं है, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ये होता क्या है एक्चुअली? म्यू आपका क्या होगा? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स होता है, यानी म्यू इक्वल टू क्यू इनटू डी होता है। इसमें क्यू क्या है आपका? चार्ज है। डी आपका क्या है बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है। यहां तक बात क्लियर है? अब आपको हम और चीज बताते हैं कि कैसे हम डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल्स में निकालेंगे या उसमें हम आयनिक कैरेक्टर कैसे पहचानेंगे, ये सब की बात करते हैं। बेटा इसका उसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम इसका डिस्कस करते हैं कि डाइपोल मोमेंट हम आगे कैसे समझेंगे। कॉपी कर लीजिए। कर लिया बेटा कॉपी? अब हम इसमें और इसकी बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि डाइपोल मोमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मेजरमेंट होता है। मतलब वी मेजर मैग्नीट्यूड as well as
इसका बहुत आपको ध्यान रखना है कि यह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम जो डायरेक्शन है मोमेंटम का वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड, यानी जो बॉन्ड मोमेंटम है उसका डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एक एरो से उसका रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी जो एरो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें आपका जो टेल होता है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है और इसका जो हेड होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। तो रिप्रेजेंटेशन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका हम अभी एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर होगा। और यदि आपका लोन पेयर है तो उसके लिए क्या है, एंड फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड लोन पेयर। ओके, ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है डायपोल मोमेंट की। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी निकालने के, इस सब की बात करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। बट यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री अड्डा हमारे चैनल का नाम है, आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल वेल नोन मॉलिक्यूल की। आपको पता है वाटर है H2O। थोड़ा देखिए, यदि हम बात करें तो अभी हमने बताया कि जो बॉन्ड मोमेंटम होगा उसमें क्या होगा, आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ इसका एरो होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ। यहाँ पे इस बॉन्ड में क्या है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ। कैसे होगा, ऐसे। तो इस H2O मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा क्या होगा, दोनों बॉन्ड मोमेंटम, इसके अलावा और क्या बता इसमें, इसके पास दो लोन पेयर भी हैं तो इसका बॉन्ड मोमेंटम क्या होगा, सेंटर एटम से लोन पेयर की तरफ। तो ये तीनों जो आपके बॉन्ड मोमेंटम है, ये दोनों बॉन्ड मोमेंटम और ये लोन पेयर मोमेंटम, इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा, मतलब वेक्टर सम होगा, वो आपका क्या होगा, सॉरी वेक्टर सम होगा, वो होगा आपका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। क्या होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड में होगा और इसका म्यू का वैल्यू होता है 1.8 डी। जो वाटर का डायपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.8 डी। मुझे तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम और बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी बेटा जब आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ दो एटम से मिलकर बना हो, इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, then dipole moment is directly proportional to delta En। किसके बड़ा प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा En मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बात क्लियर है बेटा, कि यदि आपका जो मॉलिक्यूल है वो डायटोमिक है, दो एटम से मिलकर बना है, तो इसके मतलब जो उसका डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी दोनों जो एटम है जिनसे मिलकर बना है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा डेल्टा En का वैल्यू होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे देखिए, यदि हम बात करें HF, HCl, HBr और HI, यानी हमने बात की हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। यदि इसमें हम बात करें तो डेल्टा एन का वैल्यू यहां सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा बेटा HF के केस में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो डेल्टा एन का वैल्यू इधर से इधर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, घट रहा है, इलेक्ट्रोन नेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके बाद क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटेगा। इसका मतलब यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट HF का होगा, उससे कम HCl का होगा, उससे कम HBr का होगा, सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, HI का होगा। तो बात क्लियर है कि जब भी आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल मिलेगा क्वेश्चंस में तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस बात पर ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, और जिसके लिए डेल्टा EN की वैल्यू सबसे कम होगी उसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा। ओके, बात क्लियर है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा। ओके बेटा, तो यदि हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे बताया कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, सारे बॉन्ड मोमेंटम का वेक्टर सम होगा, सारे बॉन्ड मोमेंटम का वेक्टर सम होगा। यानी बात कर रहे हैं इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल बना है वो आपका मोर देन 2 एटम से मिलकर बना है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट present in the molecule, यानी मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड मोमेंट है उन सब का वेक्टर सम होगा आपका डाइपोल मोमेंट। चलिए हम कुछ समझते हैं। यदि हम बात करें CCl4 की, किसी बात करें CCl4 की, तो आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बताना है या समझना है तो आपको उसका शेप कंफर्म होना चाहिए। और आपको हम शेप हाइब्रिडेशन इससे पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, तो यदि आपको अभी तक वहां क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि जब तक आपको उसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक आप डाइपोल मोमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। यदि आपको शेप क्लियर नहीं होगा तो आप डाइपोल मोमेंट गलत सोचेंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करने जा रहे हैं। तो CCl4 क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, तो इसका टेट्राहेड्रल शेप हमने बनाया। अब थोड़ा समझिए, आप 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 बॉन्ड इसके पास है, तो सबका पहले हम इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंटम की बात करते हैं। तो बेटा इन दोनों में यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो यहां से यहां होगा इस बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंटम ऐसे इस साइड में, इस वाले का इस साइड में, इस वाले का इस साइड में। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट किधर होगा बेटा, इस डायरेक्शन में, और इस बॉन्ड का इस डायरेक्शन में। तो ये वाला जो बॉन्ड है मतलब मोमेंटम है और बॉन्ड मोमेंटम, और ये वाला रिजल्टेंट इन तीनों का वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बेटा, 0 होगा। इसके मतलब साथ ही आपका क्या हुआ, यह सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्या बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यदि हम बात करें इसमें से हम एक क्लोरीन हटा के क्या लगा दें बेटा, हाइड्रोजन लगा दें, Cl और H। ये यदि हम करते हैं, इस वाले बॉन्ड का मोमेंटम इधर, इस वाले का इधर, इस वाले का इधर, और इस वाले का इस साइड में। देखिए इन तीनों का रिजल्टेंट तो जरूर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, तो इसका इधर। तो क्या होगा बेटा, अब मॉलिक्यूल ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्या बेटा आपका, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। क्या होता है, नॉन जीरो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब यह सिमेट्रिकल नहीं रह गया। तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए उसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, इस वाले का बॉन्ड मोमेंटम इस साइड में, इसका इस साइड में, इस वाले का ऊपर, तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे और ये वाला का सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोनों बराबर नहीं है इसलिए कैंसिल आउट नहीं होगा। इसीलिए जो आपका CHCl3 है उसका बॉन्ड मोमेंटम क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। कुछ आपको और एग्जांपल देते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करें बेटा, जैसे हम बात कर रहे हैं
बोरॉन ट्राइक्लोराइड की, तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। हाइड्रोजन का क्या होता है, sp2। क्या होता है, sp2। तो समझिए बेटा, इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंटम का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन। इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इस वाले का इस डायरेक्शन में। ध्यान समझिएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। और ये वाला जो रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंटम है और ये बॉन्ड मोमेंटम क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। इसलिए म्यू का वैल्यू यानी डायपोल मोमेंट वैल्यू की क्या होगी, 0। यानी BCl3 के डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसके मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है। साथ में क्या है, ये नॉन पोलर। क्या है ये, नॉन पोलर। बोरॉन से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन लगे हैं, इसके बावजूद भी क्या है, BCl3 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसीलिए आपका जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसका आप वो पोलर है कि नॉन पोलर है, ये आप तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपको उसका स्ट्रक्चर पता हो और आप उसका क्या करें, स्ट्रक्चर बनाए, फिर बॉन्ड मोमेंटम ड्रॉ करें, फिर निकालें कि वो क्या होगा, म्यू 0 तो नॉन पोलर, म्यू नॉन 0 तो पोलर। ये बात क्लियर होता है। अब हम कुछ और बातें करते हैं, समझिए थोड़ा ध्यान से। हम आपको 2 और एग्जांपल दिखा रहे हैं तो आपको और समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं बेटा अमोनिया की। किसकी, अमोनिया की। बहुत ध्यान समझिएगा। अमोनिया मतलब NH3 पिरामिडल होता है उसका स्ट्रक्चर। साथ ही हम बात कर रहे हैं NCl3। किसकी बेटा, NF3 की बात करते हैं। NF3 की बात हम करते हैं, Cl3 की नहीं, NF3 फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद भी एक लोन पेयर होगा। दोनों ही पिरामिडल स्ट्रक्चर है, दोनों का हाइड्रोजन sp3 है। अब हम बात करते हैं एक एक बॉन्ड की, तो समझिए। यदि इस बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है। इसलिए इसके बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंटम डायरेक्शन ये होगा। बात क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंटम डायरेक्शन इधर होगा, इस वाले का इधर होगा। बात क्लियर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, नाइट्रोजन। आपको बताया गया, जो आपको डायरेक्शन दिखाना है वो कहाँ दिखाना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाना है, ये डायरेक्शन होगा। लोन पेयर का डायरेक्शन इधर होगा। तो देखिए बेटा, ये तीनों बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, एडिशन क्या हो जाएगा, एडिशन। क्या होगा, एडिशन ऑफ बॉन्ड मोमेंट। इसीलिए इसकी म्यू की वैल्यू क्या होती है, 1.46 डी। क्या होती है बेटा, 1.46 डी। क्या होती है, 1.46 डी। इस वाले केस में देखिए, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, इसलिए इसके बॉन्ड मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लोरीन की तरफ होगा। इस वाले बॉन्ड का भी फ्लोरीन की तरफ होगा, इस वाले का भी फ्लोरीन की तरफ होगा, लेकिन लोन पेयर का किधर होगा, ऐसे होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन तीनों का बॉन्ड मोमेंटम नीचे साइड में है, इसका रिजल्टेंट नीचे साइड में होगा, और जो आपका लोन पेयर है उसका बॉन्ड मोमेंटम अबव साइड में होगा। तो इसके मतलब क्या होगा, 2 मोमेंटम है, 3 मतलब बिलो साइड में, उसका रिजल्टेंट आपका ये होगा, और एक अबव द प्लेन है, मतलब ऊपर की साइड में है। इसका क्या सब्सट्रैक्शन होगा बेटा, क्योंकि देखिए ये आपका नीचे साइड में और ये वाला ऊपर साइड में है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। इसीलिए इसके म्यू का मान क्या होता है, 0.26 डी। क्या होता है, 0.26 डी/। ओके, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ध्यान ये रखना है बेटा, NH3 के केस में क्या हो रहा है, बॉन्ड मोमेंटम का एडिशन हो रहा है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। और NF3 के केस में क्या हो रहा है, लोन पेयर मोमेंटम और बॉन्ड मोमेंटम का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि उसमें दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे सब्सट्रैक्शन होगा, सेम डायरेक्शन में तो एडिशन। ओके, अब आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन की। ओके, सो कॉपी कर लीजिए। तो ध्यान रखना है आपको, कभी भी जब भी डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन आए तो पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं, फिर बॉन्ड मोमेंटम डिसाइड करें, और फिर देखें कि जो बॉन्ड मोमेंटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे एग्जैक्ट डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, क्यों ज्यादा होगा क्यों कम होगा। ओके, क्वेश्चन आजकल थ्योरेटिकल भी आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल
मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या हम कैसे क्या क्या चीज़ें इस कॉन्सेप्ट से डिसाइड करेंगे, उसकी बात हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। उसमें जो पहला पार्ट है, फर्स्ट है सिमेट्री एंड पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल, यानी कोवलेंट मॉलिक्यूल में उसकी हम सिमेट्री और पोलैरिटी डिसाइड करते हैं किससे, डाइपोल मोमेंट से। समझिए पहला इसमें ए है, इफ म्यू इक्वल टू 0, ध्यान रखिए क्या हमने बोला बेटा, कंडीशन क्या लगाई, म्यू 0 है यानी डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड नॉन पोलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे ये आपको हमने बता दिया, कैसे डिसाइड करेंगे डाइपोल मोमेंट, अब उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका मॉलिक्यूल जो है उसका डाइपोल मोमेंट जो आप मेजर कर रहे हैं या फिर जो समझ रहे हैं वो म्यू इक्वल टू 0 आ रहा है, इसके मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा और क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे एग्जांपल की बात करें हम तो C6H6 यानी बेंजीन, क्या बेटा, बेंजीन, SO3 CH4 CCl4 SF6 हो गया बेटा, और BF3 BCl3 BBr3 और AlCl3 एक्सेट्रा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिए। यदि म्यू का वैल्यू 0 आता है इसके मतलब जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है और नॉन पोलर है। ओके बेटा, आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम अगली बात करते हैं कि जब म्यू क्या हो, नॉन जीरो, क्या बेटा, नॉन जीरो, कॉपी कर लिए बेटा। फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ओके बेटा, कॉपी कर लिया आपने, चलिए अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जब म्यू क्या हो, नॉन जीरो, क्या बेटा, नॉन जीरो, इसका मतलब डबल कोवलेंट आपका नॉन जीरो है, तो सीधी सी बात है जब म्यू इक्वल टू 0 था तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, इसका मतलब जब म्यू नॉन जीरो होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं केस बी की, इफ म्यू क्या हो, नॉन जीरो, तो मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल एंड पोलर, और क्या होगा, पोलर होगा। जैसे एग्जांपल की बात हम करें, SO2 NH3 NF3 SF4 ICl3, और उसके बाद कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, H2O H2O2 O3 एक्सेट्रा। ओके, यदि आपका म्यू नॉन जीरो है तो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल होगा, और उसका वो बाय नेचर क्या होगा, पोलर, यानी उसमें पोलैरिटी होगी। इसके मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी होगा। कब, जब म्यू आपका क्या हो, नॉन जीरो। अब उसमें कितना परसेंट है आयनिक कैरेक्टर का, इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, तो दूसरा एप्लीकेशन है इसका, वो क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या होता है, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, यानी डाइपोल मोमेंट की सहायता से आप किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो कि पोलर हो उसमें आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज पता लगा सकते हैं। कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वो होता है म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू थ्योरेटिकल, म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू थ्योरेटिकल। म्यू ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंटली आप निकाल रहे हैं, म्यू थ्योरेटिकल मतलब जितना जो फॉर्मूला आपको पता है उससे होना चाहिए इनटू 100 इनटू 100। इस फॉर्मूले की सहायता से आप
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी भी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा क्या ध्यान रखना है आपको, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व बाई म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो उसमें आपको म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू दी होगी। म्यू थ्योरेटिकल के लिए कैसे निकालते हैं, म्यू थ्योरेटिकल इक्वल टू होगा क्यू इनटू डी। म्यू थ्योरेटिकल क्या होगा, क्यू इनटू डी। तो ये कैसे निकालेंगे बेटा, क्यू का आपको ये चार्ज है आपका, है क्या बेटा, ये चार्ज है आपका, क्यू क्या है, चार्ज। इसका वैल्यू या तो दिया जाएगा, नहीं दिया गया है तो क्यू इक्वल टू आपको यूज करना है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। यदि चार्ज नहीं दिया है इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो यूज करना है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। और जो डिस्टेंस बिटवीन पोल है या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ है वो आपको ध्यान रखना है, वो इन सेंटीमीटर आपको किसमें यूज करनी है, सेंटीमीटर में यूज करना है। इसका आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी न्यूमेरिकल्स मिलता है आयनिक कैरेक्टर पे तो आपको किसमें दिया है, डीवाई में दिया है, तो ये आप निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि आपको पता है 1 डीवाई इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। ओके, म्यू का यूज करके आप किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बता सकते हैं। और इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है बेटा, कि आपका जो सिस ट्रांस आइसोमर है, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। सिस ट्रांस आइसोमर का हम डिस्टिंक्शन भी करते हैं इससे, इसको विभेद भी करते हैं। यानी थर्ड एप्लीकेशन आपका क्या है बेटा, थर्ड एप्लीकेशन है टू डिस्टिंग्विश सिस ट्रांस आइसोमर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, अक्सर बड़ा इस पर क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखिए यदि आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्या है बेटा, पहले समझिए ध्यान से। जनरली सिस आइसोमर इज मोर polar. Generally, cis isomer is more polar than trans isomer. ज्यादा क्या होता है, cis isomer ट्रांस आइसोमर से ज्यादा पोलर होता है। सीधा वाला ट्रांस में आपको पता है सेम ग्रुप क्या होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, तो डायपोल मतलब मोमेंट जो बॉन्ड मोमेंटम होता है वो कैंसिल हो जाता है। और सिस आइसोमर में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं, तो वहां पर एडिशन की पॉसिबिलिटी है और ट्रांस वाले में सब्सट्रैक्शन की। इसीलिए ज्यादा क्या होता है, सिस आइसोमर की पोलैरिटी ज्यादा होती है, डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है और ट्रांस वाले का कम होता है। एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं 1,2 डाई फ्लोरो एथेन की। तो इसका जो सिस आइसोमर पहले आपको बना के दिखा रहे हैं, ये क्या है बेटा, सिस आइसोमर। सिस आइसोमर पता है आपको, व्हेन टू सेम ग्रुप ऑन सेम साइड तो क्या होता है वो सिस आइसोमर, तो क्या होता है सिस। और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांस आइसोमर। क्या होता है, ट्रांस आइसोमर। बहुत ध्यान समझिए बेटा। यहाँ पर हम बात करें तो ये वाले बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इस वाले का इस डायरेक्शन में, ये दोनों क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन होगा। तो रिजल्टेंट जो आपका होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एडिशन हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। क्या होगी, नॉन जीरो। यानी ये क्या है, ये है पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। और ध्यान समझिएगा क्यों हुआ बेटा ऐसा, क्योंकि ये दोनों जो बॉन्ड है उनका एडिशन हो गया, तो म्यू क्या हो गया, नॉन जीरो। इसी केस में बात करें तो बेटा ध्यान समझिए, तो ये CCl बॉन्ड है, उसका बॉन्ड मोमेंटम किधर होगा, Cl के साइड में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वाले का इधर इक्वल एंड अपोजिट। क्या बेटा, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये इक्वल एंड अपोजिट। भाई दोनों साइड में Cl है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड बॉन्ड, कैंसिल्ड बॉन्ड मोमेंटम। बॉन्ड मोमेंटम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके मतलब म्यू की वैल्यू यानी डायपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पर,
जीरो का क्या होगा बेटा, जीरो का ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो है, सिस वाले का नॉन जीरो है, इसका मतलब ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, और ट्रांस वाला मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। क्या है, नॉन पोलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये डायपोल मोमेंट का, कि डायपोल मोमेंट की सहायता से ही आप सिस ट्रांस आइसोमर को क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, कौन सा सिस आइसोमर है, कौन सा ट्रांस आइसोमर है। यानी इसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा या मतलब कि वो पोलर होगा तो सिस आइसोमर होगा, जिसमें डायपोल मोमेंट कम होगा या फिर वो नॉन पोलर होगा तो क्या होगा, वो ट्रांस आइसोमर होगा। ये बात तब है बेटा जब सेम इंडक्टिव इफेक्ट के ग्रुप लगे हैं, जब सेम इंडक्टिव इफेक्ट के ग्रुप लगे हैं। दूसरा आपको एग्जांपल बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिए। देखिए लिखिए नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है, इफ टू ग्रुप इन सिस ट्रांस आइसोमर have different inductive effect। क्या कहना चाहोगे, यानी एक प्लस आई इफेक्ट का हो, दूसरा क्या हो, माइनस आई इफेक्ट का हो, ये कहना है उसका। जैसे आप देखिए एग्जांपल लगा रहे हैं हम, इधर हमने लगा दिया CH3, यहां पर लगा दिया फ्लोरीन। ओके, ये भी आपका क्या है, ट्रांसआइसोमर, क्योंकि सेम जो आप एच है वो सेम है बगल कार्बन पर, अपोजिट साइड पर तो क्या है आपका, ये ट्रांस आइसोमर हुआ आपका। इसी का हम सिस बना दें, देखिए H CH3 और ये क्या हो बेटा, सिस आइसोमर। बहुत ध्यान समझिए, ये वाला ट्रांस है क्योंकि हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, ये वाला सिस है क्योंकि हाइड्रोजन सेम साइड है। ये बात तो सिस टाइम तो क्लियर हो गया। अब समझिए इस वाले में क्या होगा, बॉन्ड मोमेंटम का डायरेक्शन इधर, इस साइड में इधर, तो क्या हो रहा है बेटा, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ बॉन्ड मोमेंट। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, CH3 डोनर है आपका, तो इस साइड में बॉन्ड मोमेंटम, इस वाले का भी इधर बॉन्ड मोमेंटम, दोनों का एडिशन हो जाएगा। यानी जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा और साथ ही हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। नॉन जीरो होगा साथ ही क्या होगा, हाई होगा। वही इसके केस में बात करें, इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंटम का डायरेक्शन इधर, इस वाले का इधर, थोड़ा यहाँ क्या है, सब्सट्रैक्शन हुआ। क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। इसमें सब्सट्रैक्शन होगा तो म्यू का वैल्यू नॉन जीरो तो होगा, मतलब म्यू जीरो तो नहीं होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा इसका, वैल्यू एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर लो होगा। क्या होगा, एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर लो होगा। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रांस इज मोर पोलर देन सिस आइसोमर। इस बात से बात क्लियर हो गई, इस कॉन्सेप्ट से, कि कभी भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाए तो उसका आप पोलैरिटी, क्या पोलर है कि नॉन पोलर है, या किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा किसका कम होगा, यह जब तक आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ ना करें, डिसाइड ना करें, क्योंकि जो आपको दिखेगा जो नहीं वो सही हो। तो जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हर बॉन्ड का मोमेंटम, मतलब बॉन्ड मोमेंटम बनाएंगे, फिर रिजल्टेंट उसका डायपोल मोमेंट चेक करेंगे, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि वह पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। कभी भी बिगर स्ट्रक्चर बनाया डायपोल मोमेंट क्वेश्चन मत करिएगा। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है बेटा, वो आपका है डिफरेंशिएट ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर। यानी ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी कौन ऑर्थो है, कौन पैरा है, कौन मेटा है, उसके लिए भी यूज करते हैं हम डायपोल मोमेंट का। तो समझिए यहाँ पर ध्यान से, जनरली
डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो आइसोमर का सबसे ज़्यादा, मेटा आइसोमर का उससे कम, और पैरा आइसोमर का सबसे कम। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जनरली जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है वह यह है कि ऑर्थो वाले आइसोमर का सबसे ज़्यादा, मेटा वाले का उससे कम, पैरा वाले का उससे कम। कैसे? देखिए, आपको हम एग्जांपल दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डाई क्लोरोबेंजीन की। हमने एग्जांपल क्या लिया बेटा? डाई क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लिया है। तो देखिए, हम बना रहे हैं। ये आपका पैरा आइसोमर है, ये आपका मेटा आइसोमर है, और ये आपका ऑर्थो आइसोमर। ये तो आपको पता ही है, 1-2 डाइसब्स्टिट्यूशन होता है। क्या बेटा? 1-2 पोजीशन पे यदि सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो ऑर्थो, 1-3 वाला मेटा, 1-4 वाला पैरा। तो ये क्या है बेटा? ये पैरा है, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन है। ये क्या है बेटा? आपका मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। और ये क्या है बेटा? आपका ऑर्थो डाई क्लोरो। ओके, बात क्लियर है? ये क्या बेटा? ऑर्थो मेटा डाई, अच्छा ऑर्थो मेटा पैरा, तीनों आपका हमने आइसोमर बना दिया है। तो यहां समझिए, पहले हम बात कर रहे हैं, यदि हम यही शुरू करते हैं, पैरा वाले में क्या होगा? इस बॉन्ड का मोमेंटम इधर, इस वाले का इधर। बहुत ध्यान समझिएगा, इक्वल अपोजिट है, इसके मतलब इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी? म्यू की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। यानी पैरा आइसोमर है वो क्या आपका? वो है नॉन पोलर। क्या है बेटा? नॉन पोलर। बात क्लियर है? इन दोनों में क्या होगा? इधर इस वाले का इधर, इस वाले बॉन्ड का इधर, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये म्यू क्या होगा? म्यू नॉन जीरो होगा, यानी क्या होगा? ये पोलर होगा। इस वाले में इस वाले बॉन्ड का इधर, इस वाले का इधर, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा। ये भी क्या होगा? नॉन जीरो। इसमें भी म्यू क्या होगा? नॉन जीरो होगा। यदि हम बात करें इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, तो ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मेटा वाले का उससे कम होगा। इस फिगर से बात क्लियर है? तो आप यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप जो है डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं कि सारे पैरा आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन मिला, आपको उसमें पैरा आइसोमर दिखा तो आपने फट से उसे डाइपोल मोमेंट 0 कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आईटीजे में आ चुका है एडवांस में। तो ध्यान रखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी जिनका नॉन जीरो होता है, और यही क्वेश्चन भी आया था जेईई एडवांस में। वो क्या था बेटा? और ध्यान समझिएगा, ये क्या है? 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और ध्यान से क्या बेटा? 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। बेटा देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है, इसका मोमेंटम इस साइड में, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसका लोन पेयर मोमेंटम इस साइड में। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा? रिजेक्शन होगा, यानी इसके मतलब म्यू का वैल्यू क्या होगा? नॉन जीरो। ये पैरा आइसोमर जरूर है, ये पैरा आइसोमर जरूर है, लेकिन इसका म्यू 0 नहीं है, मतलब डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप रट लीजिए कि पैरा आइसोमर है तो डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उसका मोमेंटम देखिए कि बॉन्ड मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, लोन पेयर मोमेंटम किस डायरेक्शन में। कैंसिल आउट यदि हो रहा है तो म्यू 0, यदि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो म्यू नॉन जीरो। साथ ही आपको हम एक और दिखा रहे हैं एग्जांपल जो पूछा गया है अक्सर। ये देखिए अगला, ये क्या है बेटा? ये 1,4 डाई मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बेटा? ये 1,4 डाई मिथॉक्सी बेंजीन। इसकी बात हमने की है, तो यहाँ भी वही चीज है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इस वाले के पास भी 2 लोन पेयर है, तो इसके बॉन्ड मोमेंटम की डायरेक्शन इधर, इस वाले की इधर। ये दोनों का जो
एडिशन होगा, रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट होगा वो इधर होगा, तो यहाँ पर भी म्यू क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो पैरा आइसोमर तो है दोनों, लेकिन इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। और यदि इन दोनों में पूछा है किसका ज्यादा होगा, तो इसमें डायरेक्शन ये होगा कि 1,4 डाइमेथॉक्सी बेंजीन का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा और इन कंपैरिजन टू 1,4 डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन से। तो बात क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए पूछा गया है। अक्सर बच्चे रट लेते हैं कि ट्रांस वाले का जीरो होगा, पैरा वाले आइसोमर का जीरो होगा, तो अक्सर क्या हो जाता है, धोखा खा जाते हैं। तो जब भी आपको मॉलिक्यूल मिले तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए, फिर देखिए कि कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इक्वल अपोजिट होगा तभी कैंसिल आउट होगा, यदि अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है तो भी आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, मोमेंटम कम हो जाएगा लेकिन वह जीरो नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसी के साथ ही हमारा आपका ये टॉपिक डायपोल मोमेंट कंप्लीट हो रहा है। और इसके बाद हम जो अब इसके बाद डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। थैंक यू।